गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है मई 8 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? छोटा सा टॉपिक है, एक करंट अकाउंट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला। तो इकोनॉमी की ये दो टर्म्स हैं जिसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आज एक आर्टिकल के थ्रू। क्योंकि जो स्टूडेंट नई नई तैयारी करना शुरू करते हैं यूपीएससी के लिए या फिर नया नया न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, तो यूजुअली जो इकोनॉमी के आर्टिकल होते हैं वो उनको समझ में नहीं आते हैं। इवन अगर आप बिल्कुल नया प्रिपरेशन करना आपने स्टार्ट किया है अभी कुछ टाइम पहले ही, तो मैं आपको बोलूंगा कि पहले आप इकोनॉमी के आर्टिकल्स को एक्चुअली अवॉइड करें, क्योंकि जब तक बेसिक टर्म्स आपके क्लियर नहीं होंगी तब तक वो आर्टिकल आपको समझ में नहीं आएगा और बहुत बोरिंग लगता है और आप डिस्करेज हो जाते हो। तो थोड़ा सा पहले एनसीईआरटीज के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू अपनी क्लासेस के थ्रू इकोनॉमी की बेसिक टर्म्स क्लियर करें। तो ऐसे ही दो टर्म्स हैं हमारे पास, करंट अकाउंट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यूपीएससी में यहाँ पे टाइम टू टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। चलिए जी, सेकंड टॉपिक रहेगा सुप्रीम कोर्ट एससी स्टेटस टू दलित कन्वर्ट्स। तो यानी कि जो दलित्स जो हिंदुइज्म से कन्वर्ट हुए हैं क्रिश्चियनिटी में या फिर इस्लाम के अंदर, उनको एससी का स्टेटस नहीं दिया गया है, मतलब शेड्यूल कास्ट का स्टेटस नहीं दिया गया है। एसटी का स्टेटस है और ओबीसी का स्टेटस भी है, लेकिन एससी का स्टेटस नहीं है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में काफी टाइम से गया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ी सी डेवलपमेंट यहाँ पे है। गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या आर्गुमेंट है इसके लिए वो भी हम लोग बात करेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक है, रिपीटेड टॉपिक है, पिछले लाइक 2-3 हफ्ते पहले भी हम लोगों ने इसको अच्छा खासा डिस्कशन किया था। एक बहुत जो इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड आज का जो आर्टिकल है वो है आर्यन द्रविडियन डिबेट। इस डिबेट की मैं थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में जाऊंगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टॉपिक। क्योंकि आप साउथ इंडिया में देखिए या नॉर्थ इंडिया में देखिए, खासकर साउथ इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज वो ये क्लेम करती हैं कि उनका जो कल्चर है वो जो एक अलग रेस है, द्रविडियन एक अलग रेस है, और जो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग हैं वो एक आर्यन रेस है, वो बिल्कुल डिफरेंट रेस है। तो ये काफी समय ब्रिटिश समय से इस टर्म का यूज होता है। तो आज थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और एक दो आर्टिकल का कोई लिंक भी दूंगा जहां से आप जाके इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा पढ़ सकते हो। आज को जो एडिटोरियल है वो भी थोड़ा सा रिपीटेड ही है, लेकिन काफी अच्छा लगा मुझे, कुछ नया इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिला है। इंडिया, चाइना और रशिया ये प्लान कर रहे हैं एक न्यू करेंसी के लिए, ताकि इनको डॉलर के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। तो बेसिकली आप ब्रिक्स कंट्री भी कह सकते हो, इसके अंदर शायद ब्राजील और साउथ अमेरिका भी, अफ्रीका भी कुछ टाइम के बाद आ जाएगा। तो क्या एक ब्रिक्स अपनी सेपरेट करेंसी बनाएंगे? तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे बात कर सकते हैं इस एडिटोरियल में। उसके अलावा एक दो छोटे छोटे आर्टिकल भी हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट में नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। चलिए जी, आज यानी कि 8 तारीख से एक नया बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर 2-3 एडमिशन, 3-4 दिन एडमिशन और चलेंगे। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो बहुत ही कम दाम में, किफायती दाम में, ओनली 15,000 रुपीज़ जो है आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिला है। मतलब इस प्राइस पे है। यहाँ पे पूरी क्लासेस, पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाता है, बिल्कुल ए टू जेड एनसीईआरटी पूरा कवर यहाँ पे होता है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से ये कवर होता है, सी सेट भी इसके अंदर इंक्लूड है। 3 घंटे की यूजुअली डेली क्लासेस रहती हैं और ये शाम को क्लासेस रखी गई हैं ताकि जो कॉलेज गोइंग हैं, जो जॉब पे जाते हैं, तो वो लोग भी इस क्लास को आराम से अटेंड कर सकते हो। रिकॉर्डेड क्लास आपको पूरी तरह से मिलती है, तो आपका जब मन करे आप उस क्लासेस को देख सकते हो। चलिए, और आज का पहला टॉपिक कहता है फ्रेश डेटा रिजिग्स ड्रैग डाउन 2022-2023 एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैली बाय $3 बिलियन। देखिए, डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये डेटा हर 15 दिन के बाद आता है, हर महीने बाद आता है। आरबीआई कभी इसको आरबीआई रिलीज करता है, कभी गवर्नमेंट रिलीज करती है। तो हर बार का ये डेटा आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ना तो ये पॉसिबल है ना हमारे लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन हाँ, ट्रेंड हमें पता होने चाहिए। देखिए ट्रेंड क्या कहता है, चेंज इन द एक्सपोर्ट। अब ये ग्राफ को देखिए, चेंज इन एक्सपोर्ट एंड चेंज इन इंपोर्ट। तो दोनों की लिस्ट में आप देखिए क्या कहता है। ये आप ग्राफ देख ही सकते हो, ये ग्राफ पहले थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे आया। यानी कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, अब यहाँ पे देखिए अप्रैल 2022 लिखा हुआ है, दिस इज सितंबर 22 और ये है मार्च 2023। और ये कौन सा महीना चल रहा है? ये हमारा मई का महीना चल रहा है। इसका मतलब ये 2 महीने पहले का डेटा है, क्योंकि कैलकुलेट करने में थोड़ा समय लग ही जाता है। तो देखिए मार्च के महीने में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो डाउनवर्ड गया है, और हमारा जो इंपोर्ट है मार्च के महीने में वो भी डाउनवर्ड गया है। लेकिन अभी भी ये सितंबर के महीने के थोड़ा सा ऊपर है, बेसिकली बराबरी समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, मतलब 100 बातों की एक बात ये है भाई कि एक्सपोर्ट हमारा जा रहा है डाउनवर्ड, इंपोर्ट भी हमारा डाउनवर्ड जा रहा है। चलो इंपोर्ट की तो एक अलग बात है, लेकिन एक्सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है।
क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट से आपको पैसा मिलता है, पैसा नहीं डॉलर मिलता है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते हो तो वो कंट्री आपको बदले में डॉलर देती है, और डॉलर बनता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व का पार्ट बनता है, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में बड़ा रिलेशन है। जब हम लोग कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें किस करेंसी में पैसा चुकाना पड़ता है? डॉलर में पैसा चुकाना पड़ता है। और जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं हमें डॉलर में पैसा मिलता है। इसका मतलब जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास डॉलर होगा, जितना डॉलर हमारे पास होगा हम लोग उतना ही ज्यादा इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर इंडिया को इंपोर्ट करना है तो भाई उसके लिए एक्सपोर्ट किया जाना भी जरूरी है। दोनों आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक हैं। और जब इंडिया का आउट ऑफ द वर्ल्ड किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड होता है तो उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि हमारे डोमेस्टिक कंट्री, यानी कि हमारा इंडिया की हम लोग बात करते हैं, ये आउट ऑफ इंडिया किसी भी कंट्री के साथ जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं जो कि मोस्टली डॉलर में होती है, उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऐसी पेमेंट जो कि फॉरेन करेंसी में की जाती है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसे हम लोग बेसिकली इंटरनेशनल पेमेंट कहते हैं। हाँ, इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं ऑफ कोर्स, तो दोनों का प्लस माइनस यहाँ पे होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट, देखिए लिखा हुआ है, ऑफ एवरी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, ये वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, मेड बिटवीन एंटिटीज, एंटिटीज का मतलब है कंट्रीज, जैसे इंडिया अमेरिका, आप ऐसी बात कर सकते हो, या फिर बिजनेस, मान ली टाटा बिरला अंबानी ये भी करते ही हैं भैया बाहर लोगों के साथ, इन वन कंट्री विथ दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। यूजुअली क्वार्टर होता है 3 महीने, 6 महीने भी कर सकते हो, 1 साल भी कर सकते हो, डजंट मैटर। लेकिन यहाँ कोई भी ट्रांजैक्शन होती है एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ, एक बिजनेस की दूसरे बिजनेस के साथ जो दूसरी कंट्री में सेटअप किया गया है, उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है जी। इसके बेसिकली वैसे मेजरली 2 ही कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है। फाइनेंशियल अकाउंट इसका ही पार्ट होता है, बेसिकली एफडीआई वगैरह जो वो कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट होता है एक तरह से। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट यहाँ पे देख सकते हो। करंट का मतलब है शॉर्ट टर्म, करंट का मतलब है जो डेली बेसिस पे होता है, जो वीकली बेसिस पे होता है, जो मंथली बेसिस पे होता है। कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, जो कि ज्यादा 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, बेसिकली 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल भी हो सकता है। जैसे एक्सटर्नल असिस्टेंस, डिपॉजिट्स, बोरोविंग्स, मान लो इंडिया ने अमेरिका से 50-100 करोड़ रुपए जो है उधारे लिए, बोरो किया, तो वो भी आपके इसके कैपिटल के अंदर आता है। या फिर जो दूसरे फ्लोज होते हैं जैसे एनआरआईज वगैरह पैसा ट्रांसफर करवाते हैं, वो सब यहाँ के अंदर आ गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह जो होती है स्टॉक मार्केट के अंदर जो फॉरेनर्स करते हैं, वो सब इसके अंदर आता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। करंट अकाउंट के अंदर यूजुअली क्या आता है हमारा, आता है ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड द ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह, वो इसके अंदर आता है। मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बेसिकली वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है अपना करंट अकाउंट, जो इसका पार्ट होता है। तो लेकिन करंट अकाउंट के अंदर भी हिसाब किताब तो होगा ही भाई, जो हम लोग इंपोर्ट करेंगे उससे पैसा हमें चुकाना पड़ेगा, जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा हमें कमाना पड़ेगा। तो जो पैसा हम लोग अर्न करते हैं और जो पैसा हम लोग स्पेंड करते हैं, इनके बीच का हिसाब किताब होता है, उसे बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। डेफिसिट यहां पे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ये सरप्लस भी हो सकता है। अगर इंडिया इंपोर्ट कम करे, एक्सपोर्ट ज्यादा करे, लेकिन इंडिया के केस में इसको डेफिसिट का ही यूज किया जाता है, जिसे कहा जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। द एब्सोल्यूट ऑफ द करंट अकाउंट शुड बी ऑफसेट विद द कंप्लीशन ऑफ द कैपिटल एंड द फाइनेंशियल अकाउंट इन आइडियल सर्कमस्टेंसेज एट द पॉइंट व्हेन द नेशंस इंपोर्ट आर मोर देन द नेशंस प्रोडक्ट्स। तो उसे हम लोग डेफिशिएंसी यानी कि डेफिसिट कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में मोस्टली डेफिसिट ही रहता है। ठीक है, तो ये होता है छोटा छोटा सा पॉइंट, आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड करनी है, डिटेलिंग में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल के लिए, सिर्फ टर्म समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है जी, चलो आगे कहता है कि एससी स्टेटस फॉर दलित कन्वर्ट्स, फॉर्मर सीजीआई सेज इंक्वायरी कमीशन कैन फिनिश टास्क इन अ ईयर। देखिए ये है जी केजी बालकृष्णन, ये वैसे हमारे सीजीआई हुआ करते थे, अभी रिटायर चल रहे हैं। तो सरकार ने इनको एक कमीशन का हेड बनाया है। वो कमीशन क्या करेगा? वो कमीशन ये स्टडी करेगा कि क्या जो दलित कन्वर्ट्स हैं
जो हिंदुइज्म से कन्वर्ट हुए हैं क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में, क्या वो एक्चुअली में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में जाने के बाद कास्टिज्म फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या वहां पे वो अनटचेबिलिटी फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या वहां पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं होता है? ये सब डिसाइड किया जाएगा इस कमीशन के द्वारा। और अगर इन्होंने ये पाया कि हाँ भाई वहां पे ये सब चीजें होती हैं, तो इसका मतलब उनको एससी का स्टेटस दिया जा सकता है। राइट नाउ जो हमारे पास प्रोविजन है उसके तहत जो दलित कन्वर्ट्स हैं उनको एससी का स्टेटस नहीं दिया जाता है। जो हिंदुइज्म के अंदर एससीज होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं उनसे एससी का स्टेटस ले लिया जाता है। फिलहाल का हमारा ये प्रोविजन होता है। ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर होता है, क्योंकि थ्योरेटिकली रूप में अगर हम लोग बात करें, जैसे बाइबल की बात करें, कुरान की बात करें, उसके अंदर कास्टिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है, अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो पहली बात तो ये है कि ये इनका पर्पज ही यही था कन्वर्ट होने का। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 19 साल से चल रहा है। 19 साल से जो कन्वर्टेड दलित हैं उनके द्वारा डिमांड की जा रही है कि उन्हें एससी का स्टेटस वापस दिया जाए, क्योंकि उनको अनटचेबिलिटी फेस करनी पड़ती है इवन आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड टू दीज रिलीजियंस। लेकिन 19 साल से मामला लटक रहा है। 19 साल के बीच में एक दो कमीशन बनाए जा चुके हैं स्टडी करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई फाइनल डिसीजन यहाँ पे नहीं लिया गया है। तो जब ये मामला भी रंगनाथ कमीशन बनाया गया था, इस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि यस ये दलित कन्वर्ट्स को एससी स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। ये 2007 की रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। फिर फाइनली अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को प्रेशराइज किया तो सरकार ने जो है एक और कमीशन बना दिया है, केजी बालाकृष्णा। इसको 2 साल का समय दिया गया है, यानी कि 2024 तक रिपोर्ट पेश जो है वो सबमिट करेंगे। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। और 2024 में इलेक्शन भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, पहली बात तो बालाकृष्ण जी ने ये कहा है कि ये काम 1 साल में ही हो जाएगा, इसलिए 2 साल की जरूरत नहीं है। अगर सरकार सारी सुविधाएं दे, मुझे प्रॉपर स्टाफ दे, तो हम 1 साल में काम कर लेंगे, वो एक अलग बात है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि भाई और कितने कमीशन बनाओगे भाई, ये तो बताओ। 19 साल से मामला लटक रहा है, आप एक कमीशन के बाद दूसरा कमीशन बनाते हो, उसकी रिपोर्ट्स जो रिकमेंड करते हैं आप उसको फॉलो नहीं करते हो, तो चल क्या रहा है? तो सरकार से जल्दी पूछा गया है कि जल्दी किसी आप कंक्लूजन में पहुंचे, अदरवाइज हम लोग अपने हिसाब से एक्शन ले लेंगे। तो ये बेसिकली पूरा मामला बनता है। ये पुराना कंटेंट है, आपके मैंने ऐड किया गया है। मोस्टली अगर आप हमारे एनालिसिस को कंटिन्यूसली देखते हैं टाइम टू टाइम, तो ये आपको अच्छे से पता होगा। अगर आप नए हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, अभी लास्ट वीक में ही आपने ज्वाइन किया है हमारे डीएनए को, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आप सब कुछ कर सकते हो। नमस्ते, राम राम, जो भी करना है। हमें पता चलेगा कि आप हमारे नए स्टूडेंट हो। ठीक है जी। तो हल्का सा आपको बता देता हूं, पुराना कंटेंट है वैसे तो। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950। देखिए, आपको पता है कि जो अनटचेबिलिटी है, जो कास्टिज्म है, वो एक हिंदू रिलीजन का एक अलग से फीचर है, जो कि यूजुअली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर एज सच थ्योरेटिकली नहीं है। लेकिन जब ये दोनों धर्म जो है वो साउथ एशिया के अंदर आए, इंडिया के अंदर आए, तो इन्होंने हिंदू धर्म की प्रैक्टिसेस को जो है वो अडॉप्ट किया। बहुत सारी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया, जिसके अंदर अनटचेबिलिटी और कास्टिज्म भी एक रहा। तो जो दलित कन्वर्ट हुए उनको भी फेस करना पड़ता है क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम के अंदर कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी, उसके बेसिस पे डिमांड की जा रही है। तो हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 है, अंडर आर्टिकल 351, ये 3 धर्मों को जो है एससी स्टेटस देता है दलित्स को। हिंदुइज्म में तो ऑफ कोर्स है ही, और सिखिज्म में भी, और बुद्धिज्म के अंदर भी। लेकिन शुरुआत से ऐसा नहीं था। सिखों को ऐड किया गया था 1950 में, और बुद्धिस्ट को ऐड किया गया था 1990 के अंदर। लेकिन अभी भी क्रिश्चियनिटी इस्लाम से बाहर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट का यूजुअली स्टैंड यही है कि भाई जो दलित कन्वर्ट्स हैं उनको स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने तो ऐसा ही कहा है सरकार ने फिलहाल। इस सरकार के पीछे, इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं। पहला तो रीजन सीधी सी बात यही है कि भाई जब आप जिस पर्पस के लिए आप कन्वर्ट हुए हो, अगर वही पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है, तो फिर कन्वर्जन का कोई फायदा नहीं है। आप क्रिश्चियंस बन गए या इस्लाम में आपने जो है कबूल कर लिया, उसके बावजूद भी अगर आपको फेस करना पड़ रहा है, तो आपका पूरा पर्पस ही डिफीट हो गया। और दूसरी, इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बोली हैं, जैसे 1956 के बाद से अंबेडकर जी, जब न्यू बुद्धिज्म की मूवमेंट चली, तो बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग बावला साहब, सॉरी, इंक्लूडिंग अंबेडकर जी, जब बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट हुए, तो लाखों जो है हिंदू एससीज जो है दलित्स, वो कन्वर्ट हो गए बुद्धिज्म के अंदर। तो सरकार का ये कहना है कि उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है, और वो क्यों कन्वर्ट हुए थे वो उनका इजीली हमें कारण मिल जाता है। लेकिन हजारों साल से, बहुत सालों से
जो लोग इस्लाम से हिंदुइज्म से इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसके पीछे एक्चुअली रीजन क्या है हमें नहीं पता, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। ठीक है, कि क्या कारण था, कब हुए, नहीं हुए, तो हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। और वही ऐसा ही हाल क्रिश्चियनिटी का भी है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है सरकार ने यहाँ पे बताया है। और सरकार ने ये भी कहा है कि देखिए ऑलरेडी ओबीसी स्टेटस तो है ही, ठीक है, और एसटी स्टेटस भी है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड है तो उसके लिए अभी फिलहाल इकोनॉमिक ग्राउंड पे भी तो 10% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो सरकार ने कहा कि भाई हम लोग रिलीजन के बेसिस पे वो सब नहीं करेंगे, बिकॉज थियोरेटिकली इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अंदर कास्टिज्म नहीं है। तो दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। बाकी जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं उनका एक अपना आर्गुमेंट है, तो एक अलग चीज है, तो इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। चलिए जी। द्रविडियन आइडियोलॉजी इज नॉट आउटडेटेड सेज स्टालिन। ये आपको बहुत देखने को मिलेगा जो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, यूजली तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि तमिलनाडु में जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रोंग है। और तमिलनाडु में आइडेंटिटी जो 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 अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। और ये इसमें कोई डाउट नहीं है, 1950-60s की बात है, जब तमिलनाडु एज अ तमिल लैंग्वेज के लिए जो प्रोटेस्ट वगैरह वहां पे हुए, आज भी होते हैं। और तमिलनाडु कंटिन्यूसली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोप लगाता है कि हिंदी इनके ऊपर थोपी जा रही है। वो सारी डिबेट्स ऑफ कोर्स आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते रहते होंगे। तो अभी भी वही है, वहां पे जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो ये डिबेट हमेशा ही रहता है, द्रविडियन आर्यन वर्सेस द द्रविडियन आर्यन एंड ऑल दैट, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल एंड ऑल दैट। वो बहुत एक डिबेट चलता रहता है इंडिया में बहुत सालों से। हालांकि जो प्रेजेंटली जो एक्सपर्ट्स हैं उनका तो यही कहना है कि जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है और ये जो पूरा मामला है वो सब बोगस है, फालतू का है, इसमें कुछ नहीं है। तो ऐसी ही एक पॉलिटिकल मीटिंग के दौरान जो स्टालिन हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, तो इन्होंने यही कहा है कि भाई जो तमिल आइडियोलॉजी है वो आउटडेटेड नहीं है, अभी भी हम लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं। तो इस पॉलिटिक्स में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देता हूं। उसके अलावा मैं आपको सबको रिकमेंड जरूर करूंगा कि एक इंडियन एक्सप्रेस का बहुत डिटेल्ड एक ये आर्टिकल आया था कुछ टाइम पहले, 2-3 साल पहले आर्टिकल आया था जिसमें आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में बताया गया था। तो ये जो लिंक आपको दिया हुआ है ये ब्लू कलर का, इसके ऊपर आप जरूर क्लिक करें और ये आपका ओपन हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा लंबा डिस्कशन, मतलब आपको पढ़ने में शायद इसको 10-15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपको रिकमेंड करूंगा, बहुत अच्छा रिसर्च करके इन्होंने यहाँ पे दिया है। ये पिक्चर आपको जो दिख रही है ना यहाँ पे ऊपर, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत बड़ी सिटी है राखिनगढ़ी, हरियाणा के अंदर पड़ती है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट ऑफिशियल साइट है राखिनगढ़ी, जिसके अंदर अभी भी एक्सकवेशन वगैरह चल रही है। तो कुछ समय पहले वहां पे 2 लेडीज थी जिनकी कब्र मिली थी, ये वहां पे दफनाई गई थी, और इनके डीएनए वगैरह जो है वो चेकअप किया गया था, और डीएनए से ये पता चला कि इनके अंदर कोई भी आर्यन डीएनए नहीं है। एक आर्यन डीएनए एक स्पेशली देखा जाता है जो कि सेंट्रल एशियन लोगों के अंदर होता है, R1N1, लेकिन वो इनके अंदर नहीं था। इसका मतलब देवर प्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल। तो उसके बाद से काफी डिबेट जो ये शुरू हुई और आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में बहुत सारी बातें हुई। और आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में आर्टिकल ये कहता है कि ये जो थ्योरी है ना पूरी की पूरी आर्यन इन्वेजन थ्योरी, वो कौन लेके आया? बेसिकली उसको ब्रिटिशर्स लेके आए इंडिया में। और आज ब्रिटिशर्स खुद ही इस बात को मानते हैं कि हम लोगों ने इसको जानबूझ के इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया, ताकि डिवाइड एंड रूल वाली थ्योरी के तहत, डिवाइड एंड रूल। इवन ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, ये लोग भी इसी चीज को मानते हैं कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी नाम की कोई थ्योरी नहीं है। यस, आर्यन इंडिया में आए जरूर, लेकिन कोई इन्वेजन वगैरह ऐसा नहीं था। आर्यन से पहले भी बहुत सारी लोग जो है वो सेंट्रल एशिया से जो है इंडिया में आते रहे हैं, टाइम टू टाइम, आज भी आ रहे हैं। लेकिन आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक बिल्कुल बोगस है। लेकिन आज भी हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे स्कूल्स में ऐसा पढ़ाया जाता है कि पहले यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हुआ करते थे, उधर से आर्यन आए, इनके बीच में वॉर हुआ, उन्होंने उनको क्योंकि आर्यंस के पास बेटर टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, तो उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को वहां से भगा दिया। और यही जो लोग हैं बाद में इंडस वैली वाले, वो साउथ इंडिया में चले गए। तो आज जो साउथ इंडिया की पॉपुलेशन है वो यही है। तो ये एक क्रिएट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और जिसको वो खुद एक्सेप्ट करते हैं आज। लेकिन आज भी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या बहुत सारे जो लोग बैठे हुए हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर, वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि कई बहुत डेकेड्स की एक थ्योरी है वो दिमाग में घुस जाती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीजों को निकालना। तो द्रविडियन एंड आर्यन टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड द एथनिक ग्रुप्स।
है ना, द्रविडियन ग्रुप, आर्यन ग्रुप, द्रविडियन कल्चर, आर्यन कल्चर, द्रविडियन म्यूजिक, आर्यन आर्यन म्यूजिक, या नॉर्थ इंडियन म्यूजिक भी आप एक सिंपल सेंस में कह सकते हो। लैंग्वेज की जब यहाँ पे बात करते हैं, द्रविडियन लैंग्वेज में आती हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम। आर्यन के अंदर तो वो संस्कृत और उसके वेरिएंट्स वो सब यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। आर्यन लैंग्वेज में हिंदी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती वो सब यहाँ पे आ गए। और यूजली जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कहा जाता है कि आर्यन एक अलग रेस है, आर्यन एक अलग रेस है। पहले कहा जाता था आर्यन जो है वो अलग लोग हुआ करते थे, दे केम टू इंडिया। अब कहा जाता है आर्यन एक अलग रेस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी जेनेटिक साइंटिफिक जो भी रिसर्च हुई उनका कहना है आर्यन कोई सेपरेट रेस है ही नहीं। आर्यन जो डीएनए है वो इंडिया में हर जगह पाया जा रहा है। वो आपको तमिलनाडु में भी मिलेगा, महाराष्ट्र में भी मिलेगा, पंजाब के अंदर भी मिलेगा, हर जगह इंटरमिक्सिंग हो गई है। तो कुछ भी हम लोग प्रॉपर्ली यहाँ पे नहीं कह सकते। और ये जो पूरी सारी चीजें हैं ना, वो 19th 20th सेंचुरी के अंदर ये रेशियल सुपीरियरिटी वाला कॉन्सेप्ट आया। और पहले लोग क्या करते थे ना, लैंग्वेज को रेस के साथ जोड़ दिया करते थे। जैसे जर्मनी ने यही किया कि जो लोग जर्मन बोलते हैं वो लोग सुपीरियर रेस हैं, जो दूसरे लैंग्वेज बोलते हैं वो इंफीरियर रेस हैं, जैसे स्पेशली ज्यूज, राइट। तो लैंग्वेज का रेस से ऐसा कोई खास लेना देना नहीं है, ऐसा मोस्टली एक्सपर्ट्स का मानना है। अगर हम लोग द्रविडियन कल्चर की बात करें तो दे टॉक अबाउट कार्नेटिक म्यूजिक, डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, द्रविडियन डेटीज। देखिए हिंदुइज्म के अंदर भी अगर आप देखेंगे, जो साउथ इंडिया के अंदर प्रैक्टिसेस हैं वो थोड़ी डिफरेंट है नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में। हालांकि रिलीजन एक ही फॉलो हो रहा है वहां पे भी। अगर आप जैसे मौर्याज को देखें या नीचे चोलाज को देखें, चोला से पहले भी जो रूलर्स हुआ करते थे, दे वर फॉलो द हिंदुइज्म, लेकिन प्रैक्टिसेस थोड़ी अलग अलग है, डेटीज भी अलग अलग हैं। जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखें तो यहाँ पे शक्ति, शिवा, नारायण अलग अलग जो है अलग अलग जगह पे फेमस है। उसी तरह से साउथ इंडिया के अंदर भी मोस्टली शिवा और बाद में फिर विष्णु के जो है उपासक रहे, अलग अलग प्रैक्टिसेस रही। अगर आप आर्यन कल्चर की बात करें तो यहाँ पे वेदों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, रामायण, महाभारत एंड ऑल दैट, जबकि वहां के लिटरेचर अलग है अगर आप साउथ इंडिया की बात करें। लेकिन इसका रेस से कोई लेना देना नहीं है, प्रैक्टिसेस अलग हो सकते हैं। इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, ऑफ कोर्स इतना बड़ा कंट्री है, हजारों साल की सिविलाइजेशन रही है, प्रैक्टिसेस अलग अलग हो सकते हैं, रेस अलग अलग नहीं है। और ये जो जैसे हमारे पास पीटी श्रीनिवास अयंगर जी हैं, बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, तो इन्होंने यही कहा कि अगर आप वेदों को बड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वेद जो है का जो रेलेवेंस है वो इंडिया की मिट्टी में इतना मिला हुआ है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर, कि वेदों का जो हम लोग ये नहीं कह सकते कि वेद जो है आउट ऑफ इंडिया से आए थे, क्योंकि वेदों का जो रेफरेंस है इतना ज्यादा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट के साथ कि ये जो है इंडिया के अंदर ही पैदा हुए। तो भाई जब आर्यन लोग बाहर से आए और वेद इंडिया के अंदर ही आए, मतलब इंडिया के अंदर ही वेदों का हुआ, तो इसका आर्यन से ऐसा कोई लेना देना नहीं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और जो द्रविडियन लैंग्वेज एक अलग लैंग्वेज है, अलग रेस है, अलग लोग हैं, ये आइडिया जो है रॉबर्ट कोर्डविल ने 1856 के अंदर दिया था। उसके बाद बहुत सारे लोग इस आइडियाज को आगे लेके गए। वही डिवाइड एंड रूल की मैंने थ्योरी आपको बताई है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। लॉर्ड मैकोले, ये इनके बारे में बहुत कुछ पता होगा आपका हिस्ट्री में। लॉर्ड मैकोले ने ये कहा था दैट वी नीड टू कन्वर्ट इंडिया। कन्वर्जन इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कि क्रिश्चियनिटी के अंदर हम लोग कन्वर्ट करेंगे। लॉर्ड मैकोले ने अपनी बायोग्राफी में ऐसा लिखा है, और अपने फादर को बहुत सारे लेटर्स लिखा करते थे वो। अपने फादर को भी उन्होंने बहुत बार ये कहा कि जो अपर कास्ट इंडियंस हैं वो उनको इंग्लिश एजुकेशन देंगे, जिससे उनकी सोच इंडिया जैसी ही इंग्लिश जैसी ही हो जाएगी, ठीक है। अपने फादर को उन्होंने ये बात कई बार लेटर्स के अंदर उन्होंने ये कही है। उन्होंने ये कहा कि अगर इंग्लिश एजुकेशन इंडिया के अंदर आ जाती है तो अगले 30-35 सालों के अंदर इंडिया में कोई भी आदमी हिंदुइज्म को फॉलो नहीं करेगा। वो दिखने में हिंदू होंगे, दिखने में इंडियन जैसे होंगे, लेकिन उनका जो दिमाग है पूरी तरह से इंग्लिश हो चुका होगा, एंड दे विल ऑल्सो लीव देयर प्रैक्टिसेस ऑफ हिंदुइज्म। आर्य समाज की, सॉरी ब्रह्मो समाज की भी उन्होंने यही बात की कि ब्रह्मो समाज विल प्रोड्यूस एन इंडियन फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी, वो सब। बाद में मैक्स मुलर की अगर बात करें, जो आज जो आर्यन रेस का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया था वो मैक्स मुलर ने दिया था। मैक्स मुलर दोस्तों एक जर्मन एक्सपर्ट हुआ करते थे, हिस्टोरियन थे और फिलोसफर थे। और मैक्स मुलर ने सबसे पहले ये कहा, और संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान थे मुलर, इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जो आर्यन लोग हैं वो सुपीरियर लोग हैं, जो साउथ इंडिया में रहने वाला है वो अलग रेस है, इन्फीरियर रेस है। यहां से वो डिवाइड एंड रूल का एक्चुअली में चीजें शुरुआत हुई। और मैक्स मुलर को फंडिंग किसने किया था? इसको किया गया था
ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मैक्स मुलर को फंडिंग किया गया था और उनको एक टारगेट दिया गया था कि आपने ये सब करना है, सोसाइटी के अंदर डिवीजन पैदा करना है। तो उन्होंने ये चीजों को मैक्स मुलर ने इस चीज की शुरुआत की और इन्होंने वेदों को इंटरप्रेट किया, ट्रांसलेट किया इंग्लिश के अंदर, जर्मन के अंदर, इनको वो क्रेडिट जाता है। लेकिन इन्होंने अपनी बहुत ही प्रेजुडिस तरीके से, बायस तरीके से अपनी इंटरप्रिटेशन दिया और इन्होंने लैंग्वेज को रेस के साथ कनेक्ट किया था सबसे पहले कि चाइनीज बोलने वाले वह अलग रेस है, अरेबिक बोलने वाले अलग रेस हैं, संस्कृत बोलने वाले अलग रेस है और द्रविडियन लैंग्वेज बोलने वाली अलग रेस है। वो कॉन्सेप्ट बेसिकली इन्हीं का ही है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी और वो सब करके मैक्स मुलर। तो इससे देश के लोगों के अंदर यूनिफॉर्मिटी आया और डिवाइड एंड रूल की जो है वो पूरी फीलिंग आई। बाद में स्वामी विवेकानंद जी ने और अरबिंदो घोष और बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हुए और फिलोसफर हुए इंडिया में जिन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया और उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ इंडिया की सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। और आज के टाइम में जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, जो जेनेटिक एविडेंस है, वो भी यही दिखाते हैं कि ये आर्यन कोई सेपरेट रेस नहीं है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा मैक्स मुलर स्पेशली क्रिएट किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ताकि सोसाइटी में डिवीजन पैदा की जा सके। यस, आर्यन आए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इन्वेजन नहीं हुआ था क्योंकि आर्यंस जो अगर आए थे तो वो एक नोमैडिक्स थे, वो एक हर्डर्स हुआ करते थे, नोमैडिक हर्डर्स, गाय वाय चराया करते थे, वो सब रहता था। तो एक नोमैडिक सिविलाइजेशन और नोमैडिक लोगों के द्वारा वेदों जैसा, उपनिषद और इतना जैसा लिटरेचर क्रिएट करना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, मे बी इम्पॉसिबल। तो वो सारी चीजें हुई और आज भी अगर आप देखो संस्कृत के अंदर बहुत सारे वर्ड जो है तमिल से लिए गए हैं, बिकॉज तमिल को कंसिडर किया जाता है दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है तमिल। तो तमिल के बहुत सारे वर्ड संस्कृत के अंदर हैं, संस्कृत के भी कुछ वर्ड तमिल के अंदर आते हैं, तो ये इंटीग्रेशन बहुत पुराना चल रहा है। तो ये इस आर्टिकल के बेसिस में सब ये मैं कह रहा हूं, अभी भी इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट और डिस्कशंस होती हैं और शायद आगे भी होती रहेंगी। लेकिन यस, ये आर्टिकल आप जरूर पढ़ें एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट और एज अ अवेयर सिटीजन, और ताकि हमारे जो, देखिए सीधी सी बात है ना, जो पॉलिटिशियंस को वोट मिलता है जिस चीज से, वो तो अपने फायदे के लिए वोट लेने के लिए सब करते ही रहते हैं, है ना। हर कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, रीजन के नाम पे, हर नाम पे यहाँ पे वोट लिया जाता है। तो ये उसका भी एक पार्ट हो सकता है। चलिए जी, जापान साउथ कोरिया अग्री टू टॉक टाइज फॉरवर्ड इन द लैंडमार्क रीजनल शिफ्ट। बेसिकली मतलब देखिए, एक तरफ जापान है, एक तरफ कोरिया है और यहाँ पे आ जाता है यूएस से। जापान और कोरिया की हिस्ट्री बहुत खराब है। बहुत सालों तक कोरिया जापान की कॉलोनी रहा। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 1910 से लेकर 1945 तक जापान वाज अंडर द कॉलोनियल रूल ऑफ, कोरिया वाज अंडर द कॉलोनियल रूल ऑफ जापान। और उस समय भैया जापान ने वहाँ पे बहुत बहुत एट्रोसिटीज की, बहुत ज्यादा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जापानीज सोल्जर्स लड़ रहे थे, उस समय कोरियन वीमेन को, कोरियन जो लड़कियां हैं, इवन बच्चे और औरतों को भेजा जाता था वहां पे आर्यन, इनको सॉरी जापानीज सोल्जर्स के पास एज अ सेक्स स्लेव के रूप में, जिसे कंफर्ट वीमेन कहा जाता था। हजारों लाखों ऐसी वीमेन रही। उसके अलावा जो जापानीज कंपनीज हुआ करती थी, जैसे मित्सुबिशी, निप्पन स्टील वगैरह, आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये कंपनियां फोर्सफुली लेबर को, मतलब पैसा वैसा देते नहीं थे, 12-12 घंटे, 20-20 घंटे काम करवाते थे, मारपीट होती थी, बहुत सारा होता था, तो फोर्स लेबर किया जाता था। तो ये इनकी हिस्ट्री ना बड़ी खराब रही है। जैसे अगर आप इंडिया ब्रिटेन की हिस्ट्री की बात करें, वो भी बड़ी खराब रही है। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसके बाद इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो किया, वो आज तक का दुनिया का सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज और जेनोसाइड माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 10 मिलियन से ज्यादा लोगों को मारा गया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर 1957 रिवोल्ट। और उसके बाद जो फैमिन्स हुए वो एक अलग चीज है। तो ये उसी तरह की हिस्ट्री है जिस तरह से जापान और कोरिया की भी अपने आप में हिस्ट्री जाती है। लेकिन दोनों के बीच में आ जाता है यूएसए और फिर यहाँ पे आ जाता है चाइना वाला एंगल, क्योंकि चाइना को दोनों को ही टैकल करना है और अमेरिका दोनों का ही फ्रेंड है। तो इन्होंने कहा कि देखिए भाई, हिस्टोरिकली जो भी हमारे बीच में हुआ वो तो हम लोग मिटा नहीं सकते, लेकिन कम से कम उन चीज़ों को भूल के हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो कुछ जापान ने कुछ कंपनसेशन वगैरह देने की भी बात कही है उन लेबर वर्कर्स को जो काम किया करते थे, और जापानीज कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको। तो बेसिकली यही है कि दोनों के रिलेशन थोड़े से बेटर होने की चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि 2019 के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनके रिलेशन बिगड़ गए थे। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। इन अ यूनानिमस डिसीजन, अरब लीग रीएडमिट सीरिया आफ्टर 11 ईयर अब्सेंस। तो देखिए बात ये है
कि अरब लीग जो है वो 22 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसके अंदर वही कंट्री आते हैं जो अरेबिक लैंग्वेज बोलती हैं। तो ये इनका बेसिकली एक वॉलंटरीली एसोसिएशन है। सीरिया को 2011 के अंदर यहाँ से निकाल दिया गया था बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर एंड ऑल दैट, लेकिन अभी फाइनली सीरिया को दोबारा इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। पैलेस्टाइन वैसे तो सेपरेट कंट्री नहीं है अकॉर्डिंग टू यूएन, लेकिन अरब लीग के अंदर पैलेस्टाइन को भी इंक्लूड किया गया है। तो 22 कंट्री कौन कौन सी है उसके नाम यहाँ पे दिए गए। चलिए जी, आज का है एडिटोरियल। क्या कहता है? विल द ग्रीन बैग स्टिल बी ग्रीन? ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन? ये कहता है कि भाई न्यू करेंसी के बारे में बात करता है। तो ब्रिक्स के अंदर स्पेशली इंडिया, रशिया और चाइना एक नया करेंसी लाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग आपस में डॉलर के रेलेवेंस को कम करेंगे और नया करेंसी लेके आएंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? इनका कहना है शॉर्ट टर्म में तो पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग टर्म में पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि डॉलर का जो राइज हुआ है और डॉलर का जो आज डोमिनेंस है दुनिया में, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कोई अग्रीमेंट नहीं है, कोई ऐसा इंटरनेशनल अग्रीमेंट नहीं हुआ था कि आज के बाद जो है अमेरिका करेंसी सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी होगी। नहीं भाई, जैसे इन्होंने अग्रीमेंट ऊपर कर रहे हैं। इनका कहना है कि डॉलर को इसीलिए स्ट्रॉन्ग करेंसी माना जाता है क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह से अमेरिका का जो फाइनेंशियल सिस्टम है बहुत डीप है, उसकी वजह से अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है, इसकी वजह से ये कारण है अमेरिकन करेंसी के स्ट्रॉन्ग होने का। कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट नहीं हुआ था। जो कंट्री ये प्रोवाइड कर देगी उसकी करेंसी अपने आप ही इंटरनेशनल बन जाएगी। क्या चाइना ये कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या रशिया ये कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। और ऐसा भी नहीं कि डॉलर के कॉम्पिटिटर्स नहीं है। पहले तो ब्रिटिश पाउंड हुआ ही करता था कॉम्पिटिटर, फ्लॉप हो गया क्योंकि उसका डीप फाइनेंशियल सिस्टम नहीं था और उसकी इकोनॉमी ओवरऑल डाउन चली गई। जब यूरो मार्केट में आया तो ऐसा कहा गया कि यूरो विल रिप्लेस डॉलर, लेकिन यूरो भी ऐसा नहीं कर पाया। तो डॉलर जो है वो कंपटीशन में आगे गया है, किसी अग्रीमेंट के थ्रू नहीं गया है। आज का स्टेटस क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का यह कहना है कि 1970 में डॉलर जो है वो 80% रिजर्व करेंसी हुआ करता था और आज के टाइम में जो है ये 60% है, मतलब 20% कम हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले 50-52 सालों में वो 20% कहाँ गायब हो गया? 80 से 60 वो चला गया यूरो के पास। तो आज के टाइम में दुनिया में 20% जो इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है वो है यूरो, 60% है डॉलर। बाकी 20 में कौन कौन है? बाकी 20 में कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, साउथ कोरियन वॉन, जापानीज करेंसी और हल्का फुल्का 1-आधा% जो है वो चाइनीज करेंसी। चाइनीज करेंसी का मोस्टली जो रिजर्व है वो सिर्फ रशिया के पास है। कोई और कंट्री जो है ऐसा चाइनीज करेंसी हो सकता है, कभी अफ्रीकन कंट्री हो छोटी मोटी, लेकिन यूजली रशिया और चाइना ये दोनों एक दूसरे की कंट्री को एक्सेप्ट करते हैं। रशिया एज अ रिजर्व करेंसी चाइना को एक्सेप्ट करता है और आपस में ट्रेड भी करते हैं। और कहीं ना कहीं रशिया और चाइना के बीच में ट्रेड करने की ये भी मजबूरी है कि उनके पास एक दूसरी कंट्री की करेंसी बहुत ज्यादा है ये भी एक रीजन हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। तो इन्होंने ये कहा, देखिए इन्होंने ये भी कहा कि हालांकि रशिया जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है, उसके बावजूद भी यूएस से हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और अभी आपने पता ही है कि हम लोगों ने कल भी आर्टिकल किया था कि रशिया ने शुरुआत में इंडियन रूपी को एक्सेप्ट करना शुरू किया था, लेकिन उसने मना कर दिया है दोबारा से। तो रशिया कहता भैया या तो मुझे यूएई करेंसी के अंदर पैसा दो या फिर मुझे डॉलर के अंदर पैसा दो। तो कहीं ना कहीं रुपया को एज सच यहाँ पे बहुत ट्रस्ट नहीं किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कही। लेकिन यूएसए इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है उसके पीछे वो 2-3 रीजन तो मैंने आपको बताए, वो तो थे ही। उसके अलावा जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है। आप डॉलर को दुनिया में कहीं भी चले जाएं लेके उसको एक्सेप्ट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ कंट्री तो ऐसी हैं जो कि डॉलर को अपनी खुद की करेंसी भी मानती हैं, उनके अंदर खुद की करेंसी है ही नहीं, वो डॉलर को ही करेंसी मानती हैं। और दुनिया भर में जो एसेट्स हैं वो डॉलर डोमिनेटेड हैं, तो डॉलर में इशू किए जाते हैं, तो डॉलर की डिमांड तो इसलिए रहती ही है, राइट। और बहुत सारे कंट्री जो है डॉलर को एज अ कोलेटरल के रूप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडीआई वगैरह करते हैं। तो इसीलिए और क्योंकि डॉलर की डिमांड पूरी दुनिया भर में है, इसलिए मोस्टली जो यूएस का डॉलर है जो प्रिंट किया जाता है वो अमेरिका से बाहर रहता है, अमेरिका में रहता ही नहीं। इवन चाइना के पास इतना डॉलर है, 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का डॉलर है एज अ फॉरेक्स रिजर्व चाइना के पास। तो हर कंट्री डॉलर को एक्सेप्ट करती है, उसको स्टोर करना चाहती है। पिछले 20-30 सालों में चाइना
की जो इकोनॉमी ग्रो हुई है वो यूएसए डॉलर की वजह से तो हुई है ना, वो सब चीजें। और क्योंकि यूएसए डॉलर की डिमांड दुनिया भर में इतनी ज्यादा रहती है, तो यूएसए को बड़ा आसान होता है मार्केट से डेट लेना, क्योंकि बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मार्केट से पैसा बोरो कर सकता है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है ना यार। तो कम इंटरेस्ट रेट में भी खरीदने के लिए लोग तैयार रहते हैं। ये उसका बहुत ज्यादा उसको बेनिफिट मिलता है। और यही बेनिफिट इंडिया, चाइना और रशिया भी लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी कम इंटरेस्ट रेट में मार्केट से पैसा बोरो करें, जैसे अमेरिका करता है। लेकिन क्योंकि हमारी करेंसी एक्सेप्ट नहीं की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम लोग ये नहीं कर पाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो ऐसा नजर नहीं आता है कि अमेरिकन डॉलर को चैलेंज मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको वही कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। आपकी जो करेंसी है वो कंप्लीटली कन्वर्टेबल होनी चाहिए, फाइनेंशियल सिस्टम डीप होना चाहिए, और आपकी कंट्री की जो गवर्नेंस है वो भी स्टेबल होनी चाहिए। हाँ, अगर आप ये कर सकते हो तो अपनी डॉलर नई इंटरनेशनल करेंसी खुद ब खुद बन जाएगी, एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो वो सब कुछ इसके अंदर बोला गया है। उसके अलावा एक छोटा सा एडिटोरियल ये भी है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और ये जो वाटर बॉडीज का जो सेंसस किया गया है इंडिया में, ये आर्टिकल हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था, आज उसके लिए टेक्स्ट सेक्शन दिया गया है, आप इसको भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। ये आपको मैंने सेल्फ स्टडी के लिए डाला है, तो आप इसको खुद से पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।